हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर हिंदू मैरिज एक्ट लेक्चर सीरीज। इससे पहले हमने सेक्शन 1 to 4 डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कौन हिंदू है, सपिंडा रिलेशनशिप क्या है, प्रोहिबिटेड रिलेशन और ओवरराइडिंग इफेक्ट्स क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट प्रोविजन, जो है सेक्शन 5, जो हमें देता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो दो हिंदूज कब लीगली शादी कर सकते हैं। सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का बैकबोन है। ये सेक्शन बताता है कि अगर दो हिंदू शादी करना चाहते हैं तो किन लीगल कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, और मैरिज तभी सोलमनाइज होगी अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगे, नहीं तो नहीं होगी। और ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो मैरिज वॉइड हो सकती है, वॉइडेबल हो सकती है, और काफी सर्कमस्टांसेस में पनिशेबल भी हो सकती है। इसलिए सेक्शन 5 प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन में से एक है। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को भी प्रोटेक्ट करता है, इलीगल मैरिजेस को प्रिवेंट करता है, और एक बाउंड्री सेट करता है बिटवीन कंसेंट, कैपेसिटी और लॉफुल रिलेशनशिप। अब एक एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए 5 बेसिक कंडीशंस होते हैं, जिनमें से है: नो लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज, soundness of mind and valid consent, legal marriageable age, not between prohibited relationship, and not subpoenas of each other। अब एक एक करके इसको डीपली समझते हैं। तो पहला है सेक्शन 5 क्लॉज 1, हमें ये बताता है कि मैरिज के टाइम पर हस्बैंड या वाइफ का पहले से कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। अब एक इजी एग्जांपल से इसे समझते हैं कि अगर एक मैरिड मैन विदाउट डाइवोर्स दूसरी वुमन से शादी कर लेता है तो क्या होगा। सेकेंड मैरिज वैलिड नहीं होगी, क्योंकि हिंदू लॉ मोनोगैमी फॉलो करता है। मतलब कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्पाउस, या तो एक हस्बैंड या तो एक वाइफ। अब इसके अगर सेक्शन 5 क्लॉज 1 का वॉयलेशन होता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो अगर फर्स्ट स्पाउस अलाइव है, डाइवोर्स और डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो सेकेंड मैरिज वॉइड हो जाएगी अंडर सेक्शन 11, और वो पर्सन पनिशेबल भी हो सकता है अंडर सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्लस बीएनएस बाइगैमी प्रोविजंस। अब इसे केस लॉ के साथ समझते हैं। भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोला गया था, अगर फर्स्ट मैरिज वैलिडली एग्जिस्टिंग है और सेकेंड मैरिज वो होती है तो बाइगैमी का इशू उठता है। और यमुना बाई अनंत राव अधव वर्सेस अनंत राव अधव के केस में कहा गया था, सेकेंड वाइफ इन वॉइड मैरिज लीगली वेडेड वाइफ का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अगर हस्बैंड सीक्रेटली सेकेंड मैरिज कर ले विदाउट डाइवोर्स, तो क्या सेकेंड वाइफ लीगली वेडेड वाइफ होंगी। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो एक लीगली वेडेड वाइफ का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती है एज पर सेक्शन 5 क्लॉज 1। अब दूसरा कंडीशन है साउंडनेस ऑफ माइंड एंड कंसेंट। मैरिज के टाइम पर दोनों पार्टीज मेंटली केपेबल होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, या फिर सीवियर मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए जो कि एक मैरिजेबल लाइफ को इम्पॉसिबल बना दे, या फिर रिकरेंट इंसानिटी नहीं होनी चाहिए। अब अब देखते हैं कंसेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। मैरिज एक सीरियस लीगल रिलेशनशिप है, इसलिए एक इंसान को ये समझना चाहिए कि वो किससे शादी कर रहा है, या मैरिज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, या फिर वो विलिंगली उस मैरिज के लिए एग्री कर रहा है कि नहीं। और अगर कंसेंट कंसेंट एब्सेंट होता है तो मैरिज वॉइडेबल हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड समटाइम्स लीगल प्रोविजंस। और इसी चीज को इन द केस आर लक्ष्मी नारायण वर्सेस संठी में कोर्ट ने कहा था कि हर अबनॉर्मल बिहेवियर मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता, डिसऑर्डर इतना सीरियस होना चाहिए कि नॉर्मल मैरिड लाइफ इम्पॉसिबल हो जाए। और ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी को नशा करा कर शादी करा दी गई या अनकॉन्शियस स्टेट में शादी हो गई, तो क्या वो वैलिड मैरिज होगा। तो इसका आंसर है नहीं, वो वैलिड मैरिज नहीं होगा, क्योंकि कंसेंट एब्सेंट है वहां पर। सेक्शन 5 क्लॉज 3 हमें लीगल एज के बारे में बताता है।
तो सेक्शन 5 क्लॉज 3 में प्रेस्क्राइब्ड लीगल एज है ग्रूम का 21 ईयर्स एंड फॉर ब्राइड 18 ईयर्स। इसका मेन पर्पस है फॉर प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज एंड इट इंश्योर्स फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी। और कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 21 क्लॉज ए को भी प्रोटेक्ट करता है, जो कि राइट टू एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का 20 साल का है और लड़की 17 साल की और दोनों की शादी हो जाती है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा लीगल इश्यूज अराइज होंगे। अब देखते हैं चाइल्ड मैरिज पोजीशन क्या है। अंडर एज मैरिज ऑटोमेटिकली हर केस में वॉइड नहीं होती है, बट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 भी एप्लीकेबल हो सकता है। मैरिज वॉयलेबल या पनिशेबल भी हो सकती है इन फैक्ट्स के बेसिस पर। अब सेक्शन 5 क्लॉज 4 हमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बताता है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में समझा था। दो पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 क्लॉज 4, जो कि इंक्लूड करता है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, अंकल नीस का रिलेशन, आंट नेफ्यू का रिलेशन, या फिर लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट रिलेशनशिप। और ये प्रोहिबिटेड क्यों है? ताकि फैमिली की डिग्निटी मेंटेन हो सके, बायोलॉजिकल रीजन से, मतलब कि जेनेटिक रिस्क अवॉइड करने के लिए, या फिर फैमिली स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर सिस्टर मैरिज इनवैलिड है और फादर डॉटर मैरिज भी इलीगल है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, जो कि है कस्टम, मतलब कि सर्टेन कम्युनिटीज में कुछ कजिन्स मैरिज अलाउड होते हैं। अब आते हैं लास्ट कंडीशन पे, जो है सपेंडा रिलेशन। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में काफी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक रिकैप। फादर साइड के 5 जनरेशन के अंदर हम लोग शादी नहीं कर सकते, और मदर साइड के 3 जनरेशन। और ये इसलिए है ताकि क्लोज ब्लड मैरिजेस को ना रोका जा सके, और हेल्दी जनरेशन हो, फैमिली लीनिएज को मेंटेन कर किया जा सके, और एक्सोगमी को प्रमोट करना। एंड आते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट में, जो कि है कंडीशंस प्लस सेरेमनीज। और ये दोनों काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन 5 कंडीशंस, क्योंकि सिर्फ सेक्शन 5 के कंडीशंस फुलफिल होना अ, जरूरी नहीं है। मैरिज प्रॉपरली सोलमनाइज भी होनी चाहिए अंडर सेक्शन 7 विद प्रॉपर राइट्स एंड कस्टमरी सेरेमनीज। मतलब कि रिचुअल्स, सेरेमनीज, कस्टमरी राइट, ये सारी चीजें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इन द केस ऑफ श्रीमती सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, कोर्ट ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, पर सेरेमनीज भी रेलेवेंट है। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू सेरेमनीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट एसेंशियल सेरेमनी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब देखते हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में डिफरेंस क्या है। वॉइड मैरिज स्टार्टिंग से ही इलीगल होती है, या उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जिस्टिंग स्पाउस अलाइव, अगर किसी का स्पाउस अलाइव है या फिर डाइवोर्स नहीं हुआ है और वो दूसरी शादी कर रहा है, तो वो मैरिज वॉइड होगी। या फिर अगर प्रोहिबिटेड रिलेशन और सपेंडा रिलेशन के अंदर कोई शादी हो रही है, तो भी वो वॉइड होगी। और वॉइडेबल मैरिज वो होती है, जब वॉइडेबल मैरिजेस वो मैरिजेस होती है जिसको कोर्ट कैंसिल ना कर दे। जब तक वो जब तक कोर्ट उसे कैंसिल नहीं करेगा, तब तक वो वॉइड होती है, और जैसे ही कोर्ट उसे कैंसिल कर देता है, वो वॉइडेबल मैरिज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉड का मैरिजेस बाय फ्रॉड या कोअर्जन, या फिर मैरिज इन मेंटल इनकैपेसिटी। ये कंपैरिजन टेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि इसमें बताया गया है, लिविंग अगर लिविंग स्पाउस है तो मैरिज वॉइड होगी, अनसाउंड माइंड है तो यूजुअली वॉइडेबल होती है। अंडर एज मैरिजेस में चाइल्ड मैरिजेस के कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं, और प्रोहिबिटेड और सपेंडा रिलेशनशिप में अगर शादी होती है तो वो वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड है और उसने सेकेंड मैरिज कर ली, तो वो वॉइड होगा।
या फिर अगर दो क्लोज रिलेटिव मैरी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं विदाउट कस्टम, तो भी वो वॉइड होगा। या फिर अगर ब्राइड को फोर्स किया गया है मैरिज के लिए तो वो वॉइडेबल होगा, जब तक कोर्ट उसे जब तक कोर्ट उसका डायरेक्शन ना दे दे। सेक्शन 5 इंश्योर करता है कि मैरिज सिर्फ एक इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक लीगल इंस्टीट्यूशन भी है। ये सेक्शन बैलेंस करता है बिटवीन फ्रीडम ऑफ मैरिज, सोशल ऑर्डर, कंसेंट, मेंटल कैपेसिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर अनलॉफुल यूनियंस। अगर सेक्शन 5 सेटिस्फाई नहीं होता तो मैरिज लीगली चैलेंज हो सकती है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ फॉर रिमेम्बरिंग दीज 5 कंडीशंस, जो कि है स्मैप्स। एस फॉर स्पाउस नॉन लिविंग, एम फॉर माइंड साउंड, ए फॉर एज, पी फॉर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड एस फॉर सपेंडा रिलेशन। मतलब एस 5+1 फॉर अगर स्पाउस नॉन लिविंग है तो मैरिज वॉइड हो जाएगी। एम 5+2, 5+3 फॉर एज, 5+4 फॉर प्रोहिबिटेड रिलेशन एंड 5+5 फॉर सपेंडा रिलेशन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे। इफ यू अंडरस्टैंड सेक्शन 5 क्लियरली देन सेक्शन 11 एंड 12 और डाइवोर्स प्रोविजंस आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन 7, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।